ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਬਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ज़्यादा फायदा होगा? तक्षक जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं तो जम्मू साहब ये कहूँगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को इस चुनाव में झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ और जो बगावत हुई, उसको भी आपने ध्यान से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत ज़्यादा थी और पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी रहा है अभी तक। तो इस सूरत में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले मैदान में उतनी मजबूत नज़र नहीं आती जितनी 2014 और 2019 में नज़र आती थी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जो गुटबाजी की आपने बात की है, वो ठीक है। जब से कांग्रेस का गठन हुआ, मुझे लगता है कि गुटबाजी हर स्टेट में है। और सबसे पहले तो ये था कि भाई चुनाव मैदान में जब कांग्रेस उतर रही थी तो लगता था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले शायद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्योंकि 10 साल पहले वो चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं, पार्टी के विधानसभा में विपक्ष के लीडर हैं, उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये लग रहा था कि हुड्डा साहब का मुकाबला कोई नहीं है। लेकिन बीच बीच में अभी देखा आपने, कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुछ नाराज़ हुई, उनके खिलाफ किसी ने जाति सूचक टिप्पणी की। कुछ दिन तक वो प्रचार से दूर रही, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे और मेरी रग रग में कांग्रेस है, तो मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने भी अपनी दावेदारी जताई थी। और आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, उन्होंने भी दावेदारी जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 तो घोषित तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन दावादारी जताने में किसी की कोई रोक नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री का दावेदार है पार्टी में, वो अपनी दावेदारी जता सकता है, लेकिन फैसला आखिर में पार्टी हाईकमान को करना है। तो क्या ये जो आपस में टकराव की स्थिति है, डिफरेंट बयानबाजी हो रही है, इसका पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, लड़ाई तो हरियाणा में जम्मू साहब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है और लोग ये देखते हैं हरियाणा के कि हमें मैदान में किसको हराना है, वो कौन जीत रहा है ये नहीं देखते। उनके निशाने पर जो उम्मीदवार होगा उसको वो हराएंगे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो शासन था, लोगों में बहुत सारे मुद्दों को लेकर नाराज़गी है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का मुद्दा हो, चाहे संपत्ति प्रॉपर्टी की आईडी हो, ये कुछ इस तरह के मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चाहे पहलवानों के साथ जाति की बात हो, किसानों के साथ जाति की बात हो, तो ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस उठा भी रही है और लोगों के मन में भी है। तो मैं सोचता हूँ कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अगर तिकोनी लड़ाई हो तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा का जो गठबंधन है, दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है, उनका गठबंधन है, लेकिन वो लड़ाई को अभी तिकोना बनाने में इतने कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि कुमारी शैलजा ने कुछ इस तरह का बयान दिया है तो शायद अनुसूचित जाति का मतदाता उनसे कुछ छिटक जाएगा कांग्रेस से, तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी जम्मू साहब अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो पार्टी में धड़ेबाजी है कांग्रेस के बीच में, पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस हाईकमांड इसको कैसे देखती है? देखिए, ये पार्टी हाईकमान में खड़गे साहब ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है और ऐसा कहा गया है कि पार्टी के सभी नेताओं को मिलकर चलना होगा इस चुनाव में। और उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन सकती है, लेकिन ये गुटबाजी अगर और बढ़ेगी तो उससे पार्टी के उम्मीदवारों को नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में उन्होंने न केवल हिदायत दी है पार्टी के नेताओं को, हरियाणा की इकाई के नेताओं को, बल्कि वो उनका अपना चुनाव का एक प्रोग्राम भी तय किया जा रहा है कि खड़गे साहब को कहाँ कहाँ हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए ले जाना है। इसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कार्यक्रम की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनको चुनाव से पहले
क्योंकि मोदी साहब एक रैली कर चुके हैं, तो अब राहुल गांधी का नंबर है, प्रियंका गांधी का नंबर है, और वो भी आके कांग्रेस की मजबूती के लिए काम शुरू कर देंगे। ਤਖਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? देखिए, अमित शाह साहब पंचकुला में आए थे जम्मू साहब, हाँ जी, और उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। हाँ जी, लेकिन नायब सिंह सैनी साहब का एक बहुत थोड़े से समय में ही उनको बहुत सारी उपलब्धियां उनके खाते में आ गई हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी कोई स्थायी नहीं है। बहुत थोड़े समय में वो जिला अध्यक्ष से विधायक बने, उसके बाद वो मंत्री बने, फिर वो सांसद बने, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने, और अब मुख्यमंत्री हैं। यानी कि उनकी 10-12 साल की राजनीति में सारे पद उन्होंने हासिल कर लिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी कोई एक स्थायी तौर पर नहीं बना पाए। नारायणगढ़ से जीते थे, और उसके बाद वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर करनाल से बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री बनने के बाद जीते, और अब वो लाडवा कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए हैं। वहाँ उनको ये लगा कि शायद सैनी समाज के मतदाताओं के बलबूते वो लाडवा सीट आसानी से निकाल लेंगे, और वहाँ उनको प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है मेवा सिंह, जो बातचीत की जाती है मतदाताओं से, तो मेवा सिंह की तरफ लोगों का झुकाव दिखाई देता है, और जो नाराज़गी जाहिर होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, वो ये है कि यमुनानगर से जो माइनिंग का काम होता है, जो ट्रक निकलते हैं खदानों से सामान लेके, वहाँ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, और इलाके के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि लाडवा में एक बाईपास बनवा दिया जाए, सैनी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। लोगों का कहना है कि जब सांसद थे नायब सिंह सैनी साहब, तो लाडवा हल्का उनके कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन उन्होंने ना कभी उस दौरान सुध ली, और ना मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बाईपास की मांग थी उस पर उन्होंने गौर किया। तो लड़ाई तो वहाँ नायब सिंह सैनी साहब और मेवा सिंह में ही है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसे हरियाणा में देखने को मिल रही है, इस सूरत में नायब सिंह सैनी साहब के लिए वो सीट निकालना मतलब टेढ़ी खीर होगी। और दूसरी तरफ जो अनिल विज साहब की जो आपने जिक्र किया, वो तो अपने से जूनियर मानते हैं नायब सिंह सैनी साहब को, भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल गई, लेकिन उनको लगता है कि मुझे इनके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना था, इसलिए मैं शामिल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कभी नहीं बदली। वो वहाँ से लगातार 6 बार चुनाव जीते, एक चुनाव उन्होंने हारा था। अब वो फिर मैदान में है, और उनका मुकाबला कांग्रेस की बागी नेता चित्रा सरवारा से है। उनका भी पैठ मजबूत है इलाके में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने के बजाय वहाँ निर्दलीय और अनिल विज साहब के बीच में टक्कर है। और पिछली बार भी इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर थी, तब भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चित्रा सरवारा को चुनाव लड़ना पड़ा था। अब देखने की बात ये होगी कि विज साहब अपनी सीट को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते, और चित्रा सरवारा उनको कितनी कड़ी टक्कर दे सकती हैं। मैं मानता हूं कि जो विज साहब का ये कहना है कि मैं पार्टी का सबसे बड़ा वरिष्ठ नेता हूं, 6 बार का विधायक हूं, मैं 7वीं बार जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी में मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं मुख्यमंत्री पद पर भाजपा के बहुमत में आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करूँगा। मैं समझता हूँ कि वो अपने मतदाताओं को एक विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई विधायक नहीं चुनेंगे, अगर मुझे जिताएंगे तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँगा। और ये चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे रणनीति बनानी पड़ती है। मैं समझता हूँ उसी रणनीति के हिस्से के तहत विज साहब ने बयान दिया था, लेकिन उनके बयान को उसी दिन जो चुनाव प्रभारी हैं, केंद्र में मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने विज साहब के बयान के बाद फिर एक बयान जारी किया कि नायब सिंह सैनी साहब को हम घोषित कर चुके हैं, भाजपा सत्ता में आती तो वही मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि विज साहब के बयान को उन्होंने एक तरह से पंचर कर दिया। और अब देखने की बात ये होगी कि विज साहब तो मंत्री थे नहीं, नायब सिंह सैनी साहब जब मुख्यमंत्री बने, तो एंटी इनकम्बेंसी जो भाजपा के प्रति है वो अम्बाला छावनी में भी कायम रहती है, देखने को मिलेगी चुनाव आने के बाद। तो तक्षी जी, एक बात, विनाश फोगाट को जो जैसे मैदान में कांग्रेस ने उतारा, उसका कितना बेनिफिट कांग्रेस को होने वाला है? देखिए, एक तो महिला है, एक देश दुनिया में उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है, एक उनके साथ जिस तरह से सड़कों पर ज्यादती की गई पुलिस की तरफ से वो सबको याद है। और फाइनल में एक ही दिन में 3 महिला पहलवानों को धूल चटाकर वो फाइनल में पहुंची थी। 100 ग्राम वजन के चक्कर में वो फाइनल में
कुश्ती नहीं कर सकी, लेकिन लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जम्मू साहब, कोई भी उम्मीदवार चुनाव तब जीतता है जब लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हों। तो जिस ढंग से जब वो पेरिस से वापस लौटी, दिल्ली से लेके उनके गांव बलाली तक उनका स्वागत सत्कार हुआ, लोगों ने उनको जो अपनी तरफ से उपहार भेंट किए, किसी ने ज़मीन दान की उनको, किसी ने सोने का उनको मेडल दिया, तो लोग, और प्रधानमंत्री ने तो कहा ही था कि आप चैंपियंस की चैंपियन है हमारे लिए। और इलाके में जिस ढंग से उनका स्वागत हुआ, कांग्रेस ने जिस ढंग से उनको तुरंत पार्टी में शामिल किया, उनको जुलाना से टिकट दी। जुलाना एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ कांग्रेस को जीतना हमेशा ही मुश्किल रहा है। अब मुझे लगता है कि विनेश फोगाट का वहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा और विनेश फोगाट अच्छे बहुमत से जीतेंगी। उसकी दो वजह और है। जम्मू साहब जो हमारे महम से विधायक हैं रहे हैं, बलराज कुंडू साहब, उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जब विनेश फोगाट को टिकट मिली कांग्रेस की, तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने से इनकार किया और कहा कि विनेश हमारी बेटी है और ये जीतेगी तो ये हरियाणा के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि अच्छे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। इसी तरह परमिंदर सिंह ढुल साहब जो 2 बार वहाँ से विधायक रहे, उनके पिताजी दल सिंह जी भी 6-7 बार विधायक रहे हैं, उनको कांग्रेस की टिकट की संभावना थी। लेकिन विनेश के आने के बाद उन्होंने बगावत नहीं की, कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की, ना मैदान में वो बागी उम्मीदवार के तौर पर उतरे। उन्होंने कहा विनेश फोगाट हमारी बेटी है और ऐसी बेटी को अगर टिकट मिलता है तो हम उसकी मदद करेंगे। तो उनके खिलाफ तो कोई फैक्टर जा ही नहीं रहा है, इसलिए विनेश फोगाट की मुझे जीतने की उम्मीद है। मेरे ख्याल जिस गांव में भी जाती हैं डिफरेंट ढंग से उनका स्वागत होता है, और नहीं तो कहीं बहुत सारे लड्डू बनाकर लोग ले आते हैं, एक नहीं कई कई परिवार लाते हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी पॉपुलैरिटी जो काफ़ी है, तो जो हरियाणा में मान सम्मान का मामला वो काफ़ी इशू बना हुआ है इस इलेक्शन में, वो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दूसरी सीटों पर भी देखिए, एक कोई अगर सेलिब्रिटी अगर मैदान में उतरता है और लोगों की भावनाएं उसके पक्ष में है, तो पार्टी को दूसरी आसपास की विधानसभा सीटों पर भी उसका लाभ मिलता है। जम्मू साहब, अच्छा, बीजेपी के जो साबका मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जी जी, खट्टर साहब, उन्होंने शैलजा को कहा कि वो भाजपा में शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में दलितों के लिए कोई जगह नहीं, वहाँ मान की स्थिति है। यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात है। कांग्रेस में गुटबाजी है, इससे कोई इनकार नहीं करता। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदार बता रही हैं खुद को, तो उधर हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन ये नाराज़गी जो है, मान सम्मान की जो बात है ना, वो जम्मू साहब कोई राह चलते किसी जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल कर जाए, वो पार्टी की नीति तो नहीं ना। हुड्डा साहब ने कहा वो हमारी बहन है, हमारे लिए सम्मानित नेता हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयानबाजी करने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके कुमारी शैलजा नाराज़ हुई। नाराज़गी के कारण हम ये समझ सकते हैं कि टिकटों के वितरण से पहले वो नारनौंद हलके में उन्होंने एक रैली की थी, और रैली में उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि आने वाले चुनाव में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर अजय चौधरी चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय चौधरी पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो कई बार विधायक रहे और कई बार मंत्री रहे। देवीलाल जी के मंत्रिमंडल में भी थे, चौटाला साहब के मंत्रिमंडल में भी थे, और एक बार अजय चौधरी चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से। MBBS डॉक्टर हैं, चुनाव वो जीत नहीं पाए थे। इस बार चूँकि कुमारी शैलजा और सबको लगता है कि कांग्रेस की हवा है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया टिकट वितरण से पहले, लेकिन वहाँ टिकट मिल गई जस्सी पेटवाड़ को, यानी कि डॉक्टर अजय चौधरी का नंबर कट गया वहाँ से। इसी तरह उकलाना उनका अपना गांव का विधानसभा क्षेत्र है, प्रभुवाला गांव की हैं मैडम शैलजा जी, तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी कि मैं उकलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लेकिन पार्टी ने कहा, आलाकमान ने कहा कि जो मौजूदा सांसद हैं उनको विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो वो अपने भतीजे को टिकट दिलाना चाहती थी। वहाँ से नरेश सेलवाल को जो टिकट मिला है वो हुड्डा खेमे से हैं, यानी कि 2 जगह से जहाँ से कुमारी शैलजा टिकट दिलाना चाहती थी, उन दोनों जगह में वो कामयाब नहीं हुई। तो जाहिर है कि किसी नेता का जब पार्टी हाईकमान उनकी बात को नज़रअंदाज करता है तो नाराज़ होना स्वाभाविक है। कुछ दिन वो नाराज़ रही, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मेरी तो रग रग में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस में रही हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगी। तो खट्टर साहब या अमित शाह साहब का निमंत्रण देना पार्टी में आने के लिए, वो सिर्फ ये था कि अनुसूचित जाति के मतदाता जो
जाट समुदाय, अनुसूचित जाति के मतदाता, सिख मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं को जो गठजोड़ सा है, जिससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है, ऐसे में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को कांग्रेस से दूर करने की एक कोशिश थी, इसीलिए उनको कांग्रेस भाजपा में आने का आमंत्रण दिया गया था। तक्षक उचाना कला का इलेक्शन कैसे देखते हैं, चुनाव वहाँ का कैसे देखते हैं आप? देखिए, उचाना कला में वहाँ ब्रजेंद्र सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह को आप अच्छे से जानते हो, कई बार वो चुनाव जीते, राज्यसभा के मेंबर रहे, वो सांसद भी रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने आईएएस की नौकरी छोड़ी, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और बाद में किसान आंदोलन और दूसरे जो महिला पहलवानों के साथ जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उनको टिकट मिल गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब उनके पक्ष में अभी प्रचार करके आए हैं। वहाँ मुकाबला दुष्यंत चौटाला और ब्रजेंद्र सिंह में है। चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला का कहना यह था कि मैं तो चुनाव उचाना से ही लड़ूंगा और अपने कहे मुताबिक वो उचाना से मैदान में है। लेकिन किसानों में उनके प्रति नाराज़गी का भाव है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया, किसानों के आंदोलन की आपने उपेक्षा की और खुद दुष्यंत चौटाला जी ने कहा भी है कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा का साथ देना उनकी एक गलती थी और वो इसको स्वीकार भी करते हैं। अब देखना है कि 5 अक्टूबर को जो वोट पड़ेंगे तो मुझे लगता है ब्रजेंद्र सिंह का पलड़ा कुछ भारी लगता है। उन्होंने दावा किया है एक इंटरव्यू में हमारे पिछली बार जनता जेजेपी को 10 सीटें आई थी, इस बार 20 आएंगी। उनके दावे में कितना दम देखते हैं आप? देखिए, दावे का आधार तो होना चाहिए ना जम्मू साहब। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनकी मां नैना चौटाला जी हिसार से लोकसभा क्षेत्र में मैदान में उतरी थी और उनके कितने वोट आए? बहुत कम वोट थे। और मतलब मैं समझता हूँ सारी 10 की 10 सीटों में जननायक जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था। दावा हमेशा कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है और कोई भी पार्टी जब मैदान में उतरती है तो जीतने के लिए उतरती है। वो कभी अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका जिक्र इसलिए नहीं करती कि कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटता है उससे। तो दुष्यंत चौटाला साहब को 20 सीटों का जो दावा किया है, उनको ये दावा करना ही चाहिए और किया भी है उन्होंने। लेकिन भाजपा के साथ 4.5 साल सत्ता में रहने का खामियाजा इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भुगता, इस चुनाव में लोगों की नाराज़गी और दूर हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला की उम्र उसके साथ है और चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं वो। ऐसे में एक बार मतदाता उन्होंने जो भाजपा को समर्थन दिया था, उस गलती के लिए इस चुनाव में मतलब उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियाँ पलटती रहती हैं, 5 साल बाद हो सकता है पार्टी फिर से मजबूती की स्थिति में आ जाए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कल डबवाड़ी में थे। उन्होंने कहा कि कोई हरियाणा में कोई भी सरकार बने वो हमारी हमायत से ही बनेगी। इस दावे में क्या आप सोचते हैं? मैं तो आपसे जम्मू साहब पहले कह चुका हूँ कि कोई भी पार्टी मैदान में उतरती है तो जीत का दावा तो उसको करना ही होगा। लेकिन इससे पहले का आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जो इतिहास है वो अभी कामयाबी मिलना बाकी है उनको। और लोकसभा चुनाव में 1 सीट कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी उन्होंने, 9 में से 4 सीटों पे वो आगे रहे और जो जिंदल साहब थे, नवीन जिंदल साहब, उनसे वो चुनाव हार गए। यानी कि कांग्रेस के समर्थन के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाई तो अपने अकेले के बलबूते कितनी सीटें जीत सकती है, इसका आप आसानी से अंदाज़ लगा सकते हैं। जब भी चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में अभी कामयाबी की इबारत लिखने में मुझे लगता है समय लगेगा। कुछ सीटों पर हो सकता है उनका मुकाबला हो, 90 सीटों पे खड़ी है। आप और देखिए कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है हरियाणा में जो 90 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस 89 सीटों पर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर लड़ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा 87 सीटों पर लड़ रहे हैं और जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी शायद 83 सीटों पे या 87 सीटों पे लड़ रही है। यानी कि 90 की 90 सीटों पे लड़ने वाली एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी। और तो केजरीवाल साहब इस्तीफ़ा दे के आए हैं, हरियाणा से रहने वाले हैं, उनको दावा ही करना चाहिए कि हमारे बिना सहयोग के सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अभी उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। तक्षक जी, आप हमारे शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया जम्मू साहब।